नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर से हाजिर हैं अच्छी सी क्लास लेके। आशा करता हूं कि आपकी पिछली क्लास आपको समझ आई होगी। ना समझ आई हो तो आप मुझे मैसेज करें कि आपको क्या समझ नहीं है, आपको अच्छी सी चीज़ें समझाई जाएंगी। आज हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल टॉपिक 4 पर, जो है समाज के चिंतक के ऊपर। और आज हम बात करेंगे जिस चिंतक के, उनका नाम है इमानुएल दुर्खिम। इमानुएल दुर्खिम के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि इमानुएल दुर्खिम थे कौन। इमानुएल दुर्खिम जो थे वो फ्रांस के एपिनल में पैदा होने वाले एक महान चिंतक थे सोशियोलॉजी के, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1858 में हुआ तथा मृत्यु इनकी जो है 1917 में हुई। फ्रांस में इन्हें कांट का उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि कांट ने जिस विषय की नींव रखी उसे वैज्ञानिक धरातल पर दुर्खिम ने उतारा। कहा जाता है कि इन्होंने समाजशास्त्र को बाल्यावस्था से निकालकर उसे युवक बनाया। दुर्खिम जो है वो प्रत्यक्षवाद और विज्ञानवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने व्यक्ति के स्थान पर समाज को अधिक महत्व दिया। जो एक चिंतक होता है उसकी जो विचारधारा होती है उसकी वो अपनी पृष्ठभूमि से जुड़ी होती है। चूँकि दुर्खिम जो है यहूदी थे, तो उन्हें यहूदी थे, साथ में इनके जो पूर्वज थे उनको यहूदी दर्शन, जिसे रैबी दर्शन कहा जाता है, वो प्रख्यात उसके विद्वान रहे थे। तो जाहिर सी बात है बचपन में इन्हें रैबी दर्शन का अध्ययन कराया गया। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय में एक इनकी शिक्षक थी ईसाई, जिन्होंने हिब्रू दर्शन इन्हें पढ़ाया। तो जाहिर सी बात है इन्हें बचपन में ही ईसाई और यहूदी दर्शन का अच्छा खासा ज्ञान था। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त करने के बाद ये स्नातक की उपाधि ग्रहण करने के लिए इकोल नॉर्मेल अकादमी में इन्होंने प्रवेश लिया, और जहाँ पर इनकी मुलाकात प्रोफेसर फाउस्टल डी कॉलेजन से हुई, जो इतिहासकार थे और प्रत्यक्षवादी विचारक के प्रखर समर्थक थे। दुर्खिम भी उनसे काफ़ी प्रभावित थे, और इतने प्रभावित थे कि मॉन्टेस्क्यू पर जब इन्होंने अपना पहला शोध प्रबंध लिखा तो उन्होंने उन प्रोफेसर को अर्पित किया। तो ये था इनका एक छोटा सा जीवन परिचय। इन्होंने कई सारी बुकें लिखी हैं, कई सारे सिद्धांत दिए हैं, लेकिन जो हमें यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है वह है इनका श्रम विभाजन का सिद्धांत, सामाजिक तथ्य, आत्महत्या, धर्म के बारे में इनके विचार, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। अगर इनकी प्रमुख कृतियाँ देखें तो इनका था, पहली कृति थी 1893 में समाज में श्रम विभाजन, फिर समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम 1895 में, फिर आत्महत्या, ठीक है, फिर था धार्मिक जीवन का प्रारंभिक रूप 1912 में, फिर था शिक्षा और समाजशास्त्र 1922 में, नैतिक शिक्षा 1925। ऐसे करके इनके बहुत सारी कृतियां हैं। समाज को व्यक्ति की चेतना से परे मानते थे। उनके अनुसार समाज की चेतना का विकास अनेक व्यक्ति की चेतनाओं के अंतर संबंध से होता है, इसलिए व्यक्ति से ऊपर हैं। इकोल अकादमी के छात्र रहे, जहां इन्होंने अपने शोध प्रबंध, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इनका जो इंट्रो है ना, इंट्रो आपको कहीं भी मिल जाएगा इंटरनेट पे, आप उसे पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इंट्रो पर ध्यान नहीं दिया है, और आप लोग उसे कहीं से भी पढ़ सकते हैं। हम सीधा इनके ऊपर चलेंगे कि इनके ऊपर किस किस का प्रभाव था और किस से इन्होंने क्या क्या विचार लिया। साथ ही इनके जो पहला इनका जो एक अहम योगदान है सामाजिक तथ्य पर चर्चा करेंगे। तो पहला इन पर जो प्रभाव था वो था रूसो का। रूसो ने बात की है कि समाज और राज्य की उत्पत्ति के बारे में। रूसो ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है समाज और राज्य की उत्पत्ति के बारे में। रूसो व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक महत्व देते हैं। दुर्खिम भी यहीं से ये विचार ग्रहण करते हैं। वो भी कहते हैं कि व्यक्ति जो है समाज से नीचे है। फिर ये मॉन्टेस्क्यू से प्रभावित थे। मॉन्टेस्क्यू ने राजनीति शास्त्र में विभिन्न अवधारणाओं जैसे कानून व राज्य पर महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। वे समाज की सभी घटनाओं को परस्पर संबंधित मानते हैं, और इसी आधार पर दुर्खिम ने कहा था कि सभी विज्ञान परस्पर संबंधित हैं, क्योंकि उनकी विषय वस्तु में अंतर्निर्भरता पाई जाती है। मतलब एक जो सब्जेक्ट है वो दूसरे सब्जेक्ट से मिला जुला रहता है। फिर तीसरे जिनसे प्रभावित थे
वो थे अगस्त कॉम्ते। देखिए जो एरर है ना, मैं बार बार कहता हूँ ये एरर इस वजह से है क्योंकि टाइपिंग सही से हो नहीं पा रही है। हो इसलिए नहीं पा रही क्योंकि सॉफ्टवेयर उतने अच्छे हैं नहीं हिंदी में, तो उस पर उसको आप नज़रअंदाज करके क्लास अपनी कंटिन्यू करिएगा। तो अगस्त कॉम्ते तीसरे व्यक्ति थे या महान दार्शनिक थे या समाजशास्त्री थे जिससे प्रभावित थे। इन्होंने कॉम्ट ने विज्ञानवाद और प्रत्यक्षवाद का जो एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, दुर्खिम उससे काफ़ी प्रभावित थे। और जैसे निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण जो कि वैज्ञानिक विधि के आवश्यक तत्व हैं को दुर्खिम ने सामाजिक घटनाओं और सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए भी आवश्यक बताया था। ये जो मैंने बताया निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, ये सब विज्ञानवाद से संबंधित है और जिसे अगस्त कॉम्त ने दिया था। ठीक है। और चौथे जो थिंकर थे वह हैं बोनॉल्ड। बोनॉल्ड से इन्होंने समूहवादी जो इनके विचार हैं वो ग्रहण किया था। समूहवाद के अनुसार प्रत्येक सामाजिक घटना के पीछे सामाजिक कारण होते हैं। तो ये विचार जो है इन्होंने बोनॉल्ड और साथ ही डी मेस्ट्रे से ग्रहण किया था। मैंने एक नाम लिखा है। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर से इन्होंने उद्विकास, जो सामाजिक उद्विकास था उसको लिया था। और हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास जो है वो डार्विन से लिया था कि जिस प्रकार जीवों का उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर, समानता से भिन्नता की ओर और संबद्धता से संबंधता की ओर हुआ है, वैसे ही उद्विकास समाज, समूह और सामाजिक संस्थाओं में भी पाया जाता है। ये बात कही थी स्पेंसर ने। स्पेंसर से प्रभावित होकर ही दुर्खिम ने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा प्रस्तुत की और कहा कि समाज का उद्विकास यांत्रिक दृढ़ता से सामूहिक दृढ़ता की ओर होता है। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो मुख्य लोग थे जिनसे ये प्रभावित थे मैंने आपको बता दिया। चलते हैं हम आगे। प्रमुख कृतियों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये थे दुर्खिम, ये फ़ोटो लगी है दुर्खिम की, आप इनको देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक तथ्य के बारे में, सोशल फैक्ट। सामाजिक तथ्य सामाजिक तथ्य को दुर्खिम परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सामाजिक तथ्य जो है व्यवहार का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। जैसे उदाहरण से देखा जाए तो जैसे मान लीजिए हम कहीं शादी में जाते हैं तो मेरे मन में या आपके मन में यह आता होगा कि हम अच्छे कपड़े पहन के जाएं, वहाँ सहूलियत से रहें, वहाँ सहूलियत से लोगों से मिलें। तो ये जो हम पर ये दबाव डाल रहा है कि हमें ऐसा करना है वो है सामाजिक तथ्य। एक अलग स्थान पर दुर्खिम लिखते हैं कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने को उल्लेखनीय विशेषता होती है। हालांकि जो इनका निर्माण होता है वह व्यक्तियों से होता है, लेकिन ये व्यक्ति से हमेशा से ऊपर रहे हैं। सामाजिक तथ्य से संबंधित सिद्धांत जो है दुर्खिम ने समाजशास्त्री पद्धति के नियम नामक बुक, जो इनकी पहली बुक थी, उसमें दिया था। उसमें इन्होंने दिया था 1895 में। दुर्खिम ने इस पुस्तक की रचना समाजशास्त्र को पृथक विज्ञान बनाने के लिए की। इस पुस्तक में कुल 6 अध्याय थे। पहले अध्याय में इन्होंने समाजशास्त्र की विशेष सामग्री, दूसरे अध्याय में समाजशास्त्र के सामाजिक तथ्य के वैज्ञानिक और वैश्विक अवलोकन के नियम निर्धारित किए। तीसरे अध्याय में सामान्य और व्याधिकी तथ्यों का विश्लेषण किया। चौथे अध्याय में सामाजिक तथ्यों के वर्गीकरण नियम की व्याख्या की। पाँचवें अध्याय में सामाजिक तथ्यों के विस्तृत व्याख्या की है तथा छठवें अध्याय में निर्वचन और सामान्यीकरण पर बल दिया है, साथ ही निष्कर्ष भी दिया है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को ही बताया है। सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हुए दुर्खिम बताते हैं, जैसा मैंने भी आपको परिभाषा बताया, कि सामाजिक तथ्य व्यवहार यानी विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। एक अन्य स्थान पर लिखते हैं कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की विशेषता होती है।
इन दोनों परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने अथवा व्यवहार करने के तरीके हैं जिनमें मानव के सोचने, विचारने और अनुभव करने के तरीकों को शामिल करता है, जो स्थायी या अस्थायी हो सकता है। ठीक है। अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें, सामाजिक तथ्य की क्या विशेषताएं हैं, तो पहली विशेषता है कि सामाजिक तथ्य अनुभव करने के तरीके हैं। कैसे? सामाजिक तथ्यों को दुर्खिम द्वारा दी गई परिभाषा से, जैसे कि हमने देखा, सामाजिक तथ्य समाज अथवा समूह में काम सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति अपने विवाह के बारे में सोचता है, तब वह यह सोचता है कि विवाह साथी का चुनाव उसके परिवार, वर्ग, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो। उसकी इस सोच पर सामाजिक दबाव है। ठीक है, तो ये एक विशेषता है। उसके बाद है दूसरी विशेषता, सार्वभौमिकता। सामाजिक तथ्य जो है वो सार्वभौमिक होते हैं। इनका प्रचलन सारे समूह और समाज में पाया जाता है। एक समाज में एक अर्थ में समझे जाते हैं। सामाजिक तथ्यों में केवल उन्हीं तरीकों को शामिल किया जाता है जो संपूर्ण समाज में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी उत्पत्ति जो होती है वो सामाजिक होती है। इनका तीसरा विशेषता है। चौथा विशेषता है, अगर आपने देखा होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो त्यौहार मनाए जाते हैं, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, रामनवमी, तो ये हस्तांतरित हो रहे हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी। तो वो कह रहे हैं कि ये प्रकृति में हस्तांतरित हैं, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आराम से चलते रहते हैं। ठीक है, बिना किसी रुकावट के। उसके बाद पांचवा है कि ये तथ्य जो है ना, ये जन्म से प्राप्त नहीं होते हैं, ये सीखे जाते हैं। किसके द्वारा सीखे जाते हैं? सामाजिकरण के द्वारा। फिर पांचवा है कि छठा है कि सामाजिक तथ्य अधिव्यक्तिक यानी सुपर इंडिविजुअल होते हैं। सुपर इंडिविजुअल मतलब होता है कि ये व्यक्ति से ऊपर होते हैं। बनते तो व्यक्ति से हैं, लेकिन ये जो है व्यक्ति से ऊपर होते हैं। सामाजिक तथ्यों की जो उत्पत्ति होती है वो सामूहिक चेतना के द्वारा होती है। ये अतः ये व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण करते हैं। दुर्खिम ने इन्हें सामाजिक धाराएं कहा है साथ में। तो एक टर्म है सामाजिक धारा, अगर आपसे कभी पूछ ले कि क्या है तो आप बता सकते हैं। उसके बाद ये सातवां है कि ये बाहरी होते हैं। इन पर व्यक्ति विशेष के विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये समाज वैज्ञानिक के व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत चेतना और अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। ठीक है। सातवां है कि ये बाध्य होते हैं, बाध्यमूलक होते हैं। एक सदस्य को समाज के सदस्य होने के नाते इनको मानना ही पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ रोना ही पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे आप हंस नहीं सकते। वो हंसेंगे तो आपको वहाँ पे लोग मार के निकाल देंगे। ठीक है, तो ये उदाहरण ले सकते हैं आप। अब हम देखते हैं कि सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के क्या नियम हैं। कैसे आप पता कर सकते हैं कि सामाजिक तथ्य हैं कि नहीं। पहला बताते हैं दुर्खिम की सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझना चाहिए। हालांकि विचार जो होता है वो अमूर्त होता है, वो दिखता नहीं है। इसी वजह से दुर्खिम कहते हैं कि उनमें हम बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष है, जो दिखता है, उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। और दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? किसी बड़े बुजुर्ग से आप मिलते हैं तो आप उसे झुक के प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो ये दिखता है कि हाँ ये सामाजिक तथ्य है। तो कहते हैं कि सामाजिक तथ्य को वस्तु की तरह ट्रीट करना चाहिए। और साथ ही दूसरा जो नियम बताते हैं वो है कि सभी पूर्व मान्यताओं का उन्मूलन है। तीसरा नियम बताते हैं कि विषय वस्तु की परिभाषा। वैज्ञानिक और तटस्थ अध्ययन के लिए केवल पूर्व धारणाओं का निराकरण यानी उसे हटाना ही जरूरी नहीं है। साथ ही समाजशास्त्री को अपनी जो विषय वस्तु यानी जो अपनी सब्जेक्ट मैटर है उसकी स्पष्ट व्याख्या भी आनी चाहिए। अतः समाजशास्त्री का प्रथम कार्य है उन वस्तुओं या उन सब्जेक्ट मैटर का परिभाषित करना जिसका वो अध्ययन करने जा रहा है। और साथ ही सामाजिक तथ्यों के अवलोकन में चौथा नियम है वैज्ञानिक तथ्यों और सामाजिक तथ्यों की पृथकता। जब समाजशास्त्री किसी प्रकार के सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है तो उसे उनके उस पक्ष पर ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिए जो उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र है। ये नहीं कि जो उनके व्यक्तिगत विचार हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ नियम इन्होंने बताए। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक तथ्यों के प्रकार कौन कौन से हैं।
मुख्यतः सामाजिक तथ्यों के दुर्खिम ने दो प्रकार बताए हैं। एक सामान्य सामाजिक तथ्य जो पूरे समाज पर आराम से लागू होते हैं और आराम से मान्य भी होते हैं, जैसे कि किसी को मिलना तो उससे गले मिलना, या मान्य सामाजिक तथ्य हैं। किसी से हाथ मिलाना, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि समाज स्मूथली चलता रहता है। जब, जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं, जब शरीर सामान्य स्थिति में होता है तो मौसम से अनुकूलन कर लेता है और स्वास्थ्य बना रहता है, ठीक है। और दूसरा इन्होंने व्याधिकीय सामाजिक तथ्य बताया जो स्वीकृत मानदंड है उनके अनुरूप। जैसे कि आप किसी से मिलो तो हाथ मिलाने की बजाय उसे आप थप्पड़ मार दो, जिससे क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा आपका उनसे, ठीक है। तो इस तरीके की जो कृत्य होते हैं वो व्याधिकीय सामाजिक तथ्य होते हैं। तो और भी उदाहरण हैं, जैसे अपराध हो गया, बाल अपराध हो गया, डकैती, वेश्यावृत्ति, ये सब जो है सामाजिक व्याधिकीय है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हम इसमें भेद कैसे कर पाएंगे, तो दुर्खिम ने उसके भी उपाय बताए हैं। दुर्खिम ने बताया है कि जो सामाजिक तथ्य है ना, सामान्य सामाजिक तथ्य, वो व्यापक होगा, ठीक है। उसका जो दायरा होगा वो व्यापक होगा, लेकिन व्याधिकी का नहीं होगा, वो बहुत कम होता है समाज में। जो उपयोगिता होगी सामाजिक तथ्य की वो ज़्यादा होगी, ठीक है, जबकि व्याधिकी सामाजिक तथ्य की उपयोगिता ज़्यादा नहीं होती है। एक है घटनाक्रम का नियम, लॉ ऑफ कोर्स ऑफ इवेंट्स, ये तीसरा नियम है। इस नियम के अनुसार पूर्व में घटी हुई घटनाओं के निष्कर्ष के आधार पर सामान्य तथ्य की पुष्टि की जाती है। अर्थात हमें यह अतीत में जो भी सामाजिक घटनाएं घटी हैं उसको देखकर यह पता लगाया जाता है कि क्या उस टाइम पे ये चीज़ सही थी, अगर सही थी तो उसके पीछे क्या कारण थे, और अगर वर्तमान में भी वही कारण मौजूद हैं, वही दशाएं मौजूद हैं, तो वो चीज़ें समाज के लिए सही मानी जाती हैं। उसके बाद चौथा भेद करने के लिए नियम है, वो है समाज के विकास का स्तर, कि समाज का विकास किस स्तर पर है। हम जिस समाज में सामाजिक तथ्य का अध्ययन कर रहे हैं उसके विकास का स्तर क्या है, वो अर्ध विकसित है या आदिम है या पूर्ण विकसित है, क्योंकि समाज के विकास की रेखा एक बिंदु पर खड़ी नहीं रहती है। सभी के विकास के अपने अपने स्तर होते हैं और सामाजिक तथ्य सभी समाजों में समान रूप से व्यापक और उपयोगी नहीं होते हैं, ठीक है। एक सामाजिक तथ्य किसी विशिष्ट समाज के विकास के स्तर से संबंधित होते हैं। यदि कोई तथ्य समाज के विकास के अनुरूप होता है तो वो सामान्य अन्यथा असामान्य माना जाएगा। तो ये है तथ्यों में भेद करने के लिए कुछ नियम। अब हम चलते हैं आगे है समालोचना, यानी इनकी आलोचना। तो एक थिंकर हैं ग्रेबिल डार्डे, इन्होंने कहा है कि दुर्खिम ने व्यक्ति को अधिक महत्व दिया है लेकिन व्यक्ति के अभाव में समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इनकी आलोचना सही नहीं है, क्योंकि दुर्खिम ने कभी भी यह नहीं कहा कि व्यक्ति के अभाव में समाज संभव है। एक है रेमंड एरर, इन्होंने बाध्यता शब्द की आलोचना की है। फिर है कैटलिन, इन्होंने समूह चेतना की आलोचना की है और इसे मनमाना बताते हैं कि कुछ भी लिख दिया है, ये मतलब शोध वगैरह नहीं किया, कुछ भी लिख दिया। वहीं लिखते हैं कि ये अन्य सभी प्रकार की सामग्री की अपेक्षा करके सामाजिक तथ्यों की व्याख्या करना सफलता है। मतलब इन्होंने कहा है कि सामाजिक तथ्यों में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया गया है, तो ये एक असफल उपयोग है या प्रयोग है, इसे हम नहीं मानते हैं। तो ये समालोचना है। अब इसके पक्ष में इनके जो विचार, इनके पक्ष में एक कैटलिन विचारक इन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र की पद्धति के आचार्य हैं। बिल स्टडी ने कहा है दुर्खिम सही अर्थों में समाजशास्त्र के विज्ञान की स्थापना के आंदोलन में अग्रणी नेता हैं, ठीक है। तो ये विचार थे। अगर हम निष्कर्ष देखा जाए तो बहुत सी आलोचनाओं के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम तथा सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खिम की समाजशास्त्र की महान देन है। इस ग्रंथ जो इनकी बुक है, भाषा बहुत इसकी रोचक है, स्पष्ट है, और दुर्खिम ने, हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हमारा आज का ये डिस्कशन यही समाप्त होता है। कल हम इनकी एक नया योगदान के बारे में चर्चा करेंगे, जो रहेगा धर्म का प्रारंभिक स्वरूप। तब तक के लिए धन्यवाद।